नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें सेंसेक्स से संबंधित मुद्दा होगा। और हमारा जो एनयूई जो फेसबुक अमेजन ने मिलकर आरबीआई को प्रपोज किया है उससे संबंधित मुद्दा है। और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला लेक्चर। पहला लेक्चर ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को 76 साल हो गए हैं, इसलिए क्या बना रहे हैं, 76वां फाउंडेशन डे ये मना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का क्यों है। तो सबसे इसमें एक शब्द आप समझे कि इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब है कि भारतीय मानक, कि भारत के संबंध में जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी सर्विस उपलब्ध कराएगा भारत में कंपनियां उपलब्ध कराएंगी, उनकी स्टैंडर्ड तो कौन तय करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तय करते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड तय करने में, गुड्स और सर्विस के जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको तय करने में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सॉरी। तो इसको बीआईएस एक्ट 1986 के तहत अपना काम करना स्टार्ट किया, लेकिन इसको 1947 में ही इन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको स्टेब्लिश किया गया था। बाद में भारत सरकार बीआईएस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 लेके आई। इसके तहत इसको भारतीय राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया, किसको, बीआईएस को। और ये भारत में जो भी स्टैंडर्ड है उसके संदर्भ में बात करते हैं। और इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था स्नैप 2022। इसके तहत स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान लाए, जो हमारे देश में टेक्नोलॉजी अमर्ज हो रही है और उसके संदर्भ में कुछ कंसर्न थे। टेक्नोलॉजी किसी क्लाइमेट चेंज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी क्या हो, क्लाइमेट चेंज के सस्टेनेबल रूप से काम करती हो, उसे नेगेटिव रूप से इंपैक्ट उसके संदर्भ में नहीं डालती हो। दूसरा, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2023 लेके आए और ये बीआईएस ने प्रिपेयर किया। जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके संदर्भ में ये स्टैंडर्ड तय करने की बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कोड लेके आए, इन्होंने स्टैंडर्ड की बात की, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल की बात की, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो, सिटी प्लानिंग बिल्कुल सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि सिटी प्लानिंग में बरसात के समय बाढ़ आ जाए, जैसे मुंबई चेन्नई में हमको देखने को मिलती है अर्बन फ्लड। स्कूल के संदर्भ में एक स्टैंडर्ड पॉलिसी लेके आए। कैपेसिटी बिल्डिंग के संदर्भ में इन्होंने बात की कि हम जो भी कैपेसिटी अपनी बिल्डिंग तय करते हैं वो अपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, ये भी इन्होंने बात की। सॉरी। तो इस बात को हमने समझा, बीआईएस को भी पढ़ा और इसके संदर्भ में जितने भी टॉपिक थे वो हमने पढ़े। अब कुछ महत्वपूर्ण इनके हॉलमार्क हैं, इनके कुछ मार्क हैं वो आप ध्यान रखेंगे। बीआईएस हॉलमार्क का मतलब है कि आप अगर कहीं से गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी लेते हैं तो आपको मैंडेटरी आप देखेंगे कि उस पर बीआईएस हॉलमार्क है या नहीं है। अगर आप बीआईएस हॉलमार्क है तो उस गोल्ड और ज्वेलरी की क्या गुणवत्ता तय करेगा, क्वालिटी को बताएगा कि आप इस क्वालिटी का ले रहे हैं। आईएसआई मार्क्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए होता है, जैसे आप प्रेस लेते हैं, फैन लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो आपको उस पर आईएसआई मार्क्स मिलेगा। इको मार्क इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए होता है। और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, कोई भी अगर टेंजिबल प्रोडक्ट है तो उसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन फीस, ओवरसीज एप्लीकेंट फॉरेन मैन्युफैक्चर के रूप में आपको आईआईसी मार्क्स देखने को मिलेगा। सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम, एप्लीकेशन सिस्टम और प्रोसेस के संदर्भ में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और एफपीओ जो हमारे फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके संदर्भ में आपको इस चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा मुद्दा सेंसस से है।
हमने 2020 में सारी तैयारियां कर ली थी, सेंसस होना था, सब कुछ प्लान था, लेकिन बीच में हमारी कोविड नामक महामारी आ गई, पैंडेमिक आ गई, उसके कारण हमें अपने सेंसस को पोस्टपोन करना पड़ा। और जो डेडलाइन, इसको 30 जून 2023 तक इन्होंने एक्सटेंड करने का प्लान किया, क्योंकि कोविड हमारे देश में था और इससे कई बार ये सेंसस हमारे देश में नहीं संभव हो पाया। और इसको संविधान में ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार में सेंसस कंडक्ट कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 साल के अंदर सेंसस को कंडक्ट करना है। 10 साल के अंदर सेंसस को कंडक्ट करना भारत सरकार की क्या है, एक केवल परंपरा है, संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसको 10 साल के अंदर इसको सेंसस करना भारत सरकार के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब ये सेंसस कंडक्ट करते हैं तो उससे पहले बाउंड्री को फ्रीज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग द रूल 8 सब क्लॉज 4 सेंसस रूल 1990 के तहत। क्योंकि एक जिले, एक डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में इंटरसेक्शन ना हो, उसको सेपरेट करके रखा जाता है, ताकि कोई सेंसस के टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को ना मिले। और इन्होंने कहा है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार है, उन्होंने कहा है कि हम 2024 से पहले सेंसस को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक साल तो हमें बाउंड्री को फिक्स करने ही लगता है, सारी प्रोसेस रहती है, और 2024 में इलेक्शन है, तो इसलिए हम इसको अभी नहीं कर सकते। जो पॉसिबल हो पाएगा 2024 के बाद इसको कंडक्ट करेंगे। दूसरी बात, जब सेंसस प्रोसेस होता है तो एवरी सेंसस जब होता है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को चेंज करना पड़ता है, टाउन को, डिस्ट्रिक्ट को आदि में चेंज करना पड़ता है, ताकि कोई इसमें कन्फ्लिक्ट हमको देखने को ना मिले। 2011 में 640 थे और 2022 में 736 के आसपास हो गए हैं। सेंसस जो ऑपरेशन होते हैं 2 फेज में देखने को मिलते हैं, कि हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होता है। संपूर्ण भारत में हाउस को लिस्ट किया जाता है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है, और इस फेज में ही हम क्या करते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। और इसके अलावा पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है, जिसमें एज, मैरिटल स्टेटस, रीजनल और भी संबंधित कई भी जानकारी, मतलब कि हॉलिस्टिक वे में जो भी जानकारी रहती है वो सारी इस सेंसस में कंडक्ट की जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इस सारी प्रोसेस को जो कंडक्ट करता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, रेसिडेंट ऑफ यूजुअल, जो भी हमारे देश में यूजुअल रहते हैं, चाहे वो फॉरेन की बात हो, चाहे वो नॉन फॉरेन, मतलब चाहे वो सिटीजन की बात हो या फिर नॉन सिटीजन की बात हो। इसको फर्स्ट जो कंपाइल किया गया था 2010 में, उसके बाद इसको 2015 में अपडेट किया गया, और एनपीआर को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत देखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो पहली बार जो सेंसस कंडक्ट हुआ, हमें पता है, सबसे पहले हम इंसेट, तो ऋग्वेद में 800 से 600 बीसी के आसपास हमको देखने को मिलता है ऋग्वेदा में। 16वीं सेंचुरी में आईने अकबरी में हमको मुगल किंग अकबर ने करवाया। 1872 में कुछ रीजन में फर्स्ट जो सिस्टमेटिक सेंसस था ऑल ओवर इंडिया हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन लॉर्ड मेयो के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। 1981 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको कंटिन्यूस वे में कंडक्ट किया गया, और इंडिपेंडेंट भारत में 1951 में किया गया, और 2011 में 15 अगस्त 2011 में ये लगातार इसको सेंसस कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सेंसस और एनपीआर में क्या अंतर रहता है, तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, जबकि एनपीआर सिटीजनशिप रूल 2003 के तहत होता है। मतलब कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये कंडक्ट होता है। पर्पस क्या होता है कि हम असेसमेंट कर सकें, पॉलिसी बना सकें, प्लानिंग कर सकें, जबकि इसका मतलब केवल क्या होता है, नेशनल रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन का हम डेटा कलेक्ट कर सकें। इंफॉर्मेशन इसमें लिटरेसी की होती है, माइग्रेशन की होती है, एम्प्लॉयमेंट की होती है, इनकम की होती है, डेमोग्राफिक की होती है। मतलब कि जितनी भी हमारे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी सेंसस में होती हैं।
जबकि इसमें जो एनपीआर में जो डिटेल रहती है, डिटेल ऑफ पेरेंट्स और डॉक्यूमेंट रहते हैं, डेटा प्राइवेसी इसमें एनोनिमस रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, इसमें से कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं रहती है। और अगर इसमें कोई आप नॉन डिस्क्लोजर करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और आप नॉन डिस्क्लोजर करते हैं तो आपको पनिशमेंट इसमें मिल सकती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। सॉरी, गला खराब हो। दूसरा एक मुद्दा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एनयूई का मतलब है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, फिनटेक इंस्टीट्यूशन प्लान किया गया था, जिसमें फेसबुक, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अदर कंपनियों ने साथ मिलकर कहा कि हम एक एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो भी हम यूपीआई यूज करते हैं, एनपीसीआई के अगेंस्ट हम इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को ले सकते हैं, ताकि ये रिटेल पेमेंट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, और उसको कोई भी अगर हम पेमेंट करते हैं उसको ट्रांसफर, उसको फीस चार्ज के रूप में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये न्यूज थी। आरबीआई ने कहा कि भाई साहब आप ये लेके आए हो, जिसमें आप फेसबुक है, गूगल है, अमेजन है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अल्टरनेटिव के रूप में काम करता। जो हम पढ़ते हैं ना कि नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक रिटेल पेमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसको सेटल करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एटीएम को मैनेज करने का काम कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। आरबीआई ने कहा कि आप जो लेके आए हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी या टेक्नोलॉजी, जो आपका आइडिया है, हम इससे इंप्रेस नहीं है। आरबीआई इनके आइडिया से इंप्रेस नहीं हुआ, और आरबीआई ने इनके प्रपोजल को क्या किया, होल्ड पे रख दिया कि अभी हम इस पे विचार करेंगे, आपका आइडिया लेकिन अभी इंप्रेसिव नहीं है। ठीक है, इस बात के लिए ये चर्चा में था। तो नेशनल न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या है, कंपनी एक्ट 2003 के तहत स्टेब्लिश करने की बात की, और न्यू पेमेंट सिस्टम रिटेल सेक्टर सच एटीएम, पीओएस, यूपीआई को रेगुलेट करने की बात करेंगे। मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जगह सारा काम कौन करेंगे, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी करेंगे। क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम के रूप में काम करेंगे, बैंक को प्रमोट करने का काम करेंगे, और अगर आप कोई चार्ज लेते हैं तो चार्ज फीस के रूप में, जबकि एनपीसीआई में ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता है। और आरबीआई 2020 की गाइडलाइन के अनुसार कॉर्पोरेट को फॉर प्रॉफिट न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के रूप में काम करने की बात इन्होंने की। ठीक है, तो इतनी सी न्यूज थी, यही हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, दिल्ली की पुलिस ने डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग की, मतलब कि डीएनए की सहायता से किसी क्रिमिनल को, किसी की पहचान को सुनिश्चित करने, किसी आइडेंटिटी को रिवील करने का काम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से की, और डीएनए से माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके की। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल, ये दोनों पास पास रहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये हमारे जितने भी एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम, मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो मदर रहते हैं वहां से आने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है, और इसके द्वारा लो क्वालिटी का हमें डीएनए प्रेजेंट मिलता है, उसके द्वारा हम एनालिसिस करते हैं हेयर से, बोन से, टीथ से। और डीएनए को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तब भी हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो बस इतना ही हमको देखना है। दूसरा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम चर्चा में था। तो एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करती है, 4 अप्रैल 1978 को स्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसको कोलकाता में हमको देखने को मिलेगा। इसने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम म्यूजियम सेंटर, रीजनल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेंटर रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में, रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी में, साइंस सिटी कोलकाता में, बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता में, विश्वेश्वरैया
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम बेंगलोर में, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में एस्टेब्लिश करने की इन्होंने बात की। तो इसलिए चर्चा में था। आप केवल ऑर्गेनाइजेशन को याद रखेंगे क्या है और इनका काम क्या है। दूसरा मोयरिंग चर्चा में है। यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर और जो हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं मोटा भाई, उन्होंने यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और जैसा आप इस प्रतिमा में देख पा रहे हैं 165 फीट ट्राई कलर हिस्टोरिक आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर इन्होंने यहाँ पे ओपन किया, और जिसमें नेशनल फ्लैग जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे हाईएस्ट है उसका भी इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया। मोरिंग क्या है? स्मॉल टाउन है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर में। हिस्टोरिकली इसका इंपोर्टेंस क्या है? वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर था, और यहाँ पे ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा झंडा था उसको भी फहराया गया था 1944 में। और इंडियन नेशनल आर्मी वही है जिसको आजाद हिंद मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टेब्लिश सेकेंड की ब्रांच स्टेब्लिश की गई। कल्चरल इंपोर्टेंस इसका क्या है? फेस्टिवल मोइरेंग हावा जो फेस्टिवल रहता है वो मनाया जाता है। खंबा तोई भी डांस यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। इकोलॉजिकल चंद्रा आइसलैंड है। केवला लामजाओ नेशनल पार्क है, और लोकटक लेक आपको देखने को मिलेगी जो कि मणिपुर में हम देखते हैं। अब आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ें और आजाद हिंद आर्मी के बारे में पढ़ें, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज आपके लिए क्या है? एक होमवर्क है। दूसरा, जेब्रा फिश जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहां से इन्हें प्रोटीन को फाउंड किया है जो कि ह्यूमन की जो डिस्क मेंटेनेंस या प्रमोट रीजनरेशन में काम करेगी। कोई वर्टिब्रा जो उसको डेवलप करने का काम करेगी। बस इतना से महत्वपूर्ण है। और सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क फैक्टर 2A इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। इसकी स्टडी की है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में स्टेब्लिश के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ रहा है। एक शब्द पे आप ये याद रखेंगे, FGFR1SS, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सोनिक हैजहॉग। ठीक है, पाथवे। इसके अलावा ये आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित, तो आप बता देंगे। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है भोपाल में, और इस जो कॉन्फ्रेंस का जो मतलब है, उद्देश्य है, उसका मतलब है कि हमें वाटर को कंजर्व करना है। 2027 तक हमें वाटर क्राइसिस को पूरी तरह खत्म करना है। कैसे? सस्टेनेबल यूज करके। स्टेट लिस्ट में भी आता है संविधान के एंट्री 17 में, क्योंकि यूपीएससी आजकल एंट्री के बारे में पूछ लेती है, तो आपको थोड़ा एंट्री के बारे में भी महत्वपूर्ण चीजों को पता होना चाहिए। वाटर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अमूल्य है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 में आता है, और यूनियन लिस्ट में आपको एंट्री 56 में आपको देखने को मिलेगा। यूनियन लिस्ट में कानून केंद्र मंत्रालय बना मतलब कि केंद्र सरकार बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार इस पे कानून बना सकती है। दूसरा, अभी रीजन चर्चा में है, सूडान और साउथ सूडान से संबंधित ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पीस कीपिंग फोर्स है वो उनको डिप्लॉय किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महिलाओं के फॉर्म में काफी महत्वपूर्ण बात है, तो इसके लिए आपकी लोकेशन महत्वपूर्ण है। इधर आपको व्हाइट नाइल रिवर देखने को मिलेगी, इधर आपको रीजन देखने को मिलेगा। कहाँ पे? साउथ सूडान और सूडान के रीजन में। ठीक है, ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ एस्टेब्लिश था, किससे संबंधित, तो आप बता देंगे। ठीक है, अफ्रीका में है। और क्यों है? पीस कीपिंग फोर्स की वजह से। तो पीस कीपिंग फोर्स को 1948 में क्रिएट किया गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट के द्वारा जहां भी अफ्रीकन कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट अहिंसा देखने को मिलती है वहां पे इनको डिप्लॉय किया जाता है। और जितने भी यूएन के मेंबर हैं 193 इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी फोर्स को यहाँ पे भेजते हैं। सैलरी संबंधित देश ही देता है, और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। कभी इनको ब्लू हेलमेट भी बोल देते हैं पीस कीपिंग फोर्स को। ठीक है, एम क्या रहता है? सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, पीस बिल्डिंग, सपोर्ट, कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट, हेल्प, मतलब शांति स्टेब्लिश करना, यही इनका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, वर्किंग टाइम एंड वर्किंग लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट पब्लिश की है आईएलओ के द्वारा।
शॉर्ट टाइम वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क आवर, इंक्रीज वर्किंग आवर, टेली वर्किंग, ग्रेट रिजाइनेशन फेनोमेना। इस चीजों का इन्होंने बात किया कि कोविड के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई। जैसे आपने देखा हो कोविड के दौरान बहुत सारे एम्प्लॉय ने अपने आप अमेरिका में, जापान में, यूके में, वेस्टर्न कंट्री में रिजाइन देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अपनी शिक्षा, अपनी जान प्यारी थी, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेट रिजाइनेशन फेनोमेना। ठीक है, ज्यादा रिपोर्ट के बारे में याद नहीं रखना है। आईएलओ महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की स्पेशल एजेंसी है, 1940 में इसको स्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, लेबर इश्यूज के बारे में बात करता है। इंडिया इसका जब से स्टेब्लिश हुई तब से इसका देश सदस्य है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इस इन्होंने अपने 1919 में अपने सोशल रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस के बारे में बात की। 1944 में डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया के द्वारा अपनी कॉन्फ्रेंस को, अपने वर्क को एक्सपेंड किया। 1969 में इनको 50 एनिवर्सरी पे आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज मिला। और 1948 में आईएलओ ने डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट टू एट वर्क फॉलो अप को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको ट्रीटी ऑफ ब्रासिलिया के द्वारा स्टेब्लिश किया गया आईएलओ को। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक